और इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने यह भी साफ कर दिया कि उसकी धमकी को हल्के में लेने की भूल इजरायल को भारी पड़ सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह दिए गए वक्त में हमला नहीं रोकने पर इजरायल पर भीषण हमला बोल सकता है, जैसा कि वो पिछले कई दिनों से कर रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल की सेना की नाक में दम कर रखा है। लेबनान से लगी सीमा पिछले कई दिनों से बमों और रॉकेटों के धमाकों से गूंज रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना के टैंकों को ढेर करने के भी दावे किए, लेकिन इस बार हिजबुल्लाह ने जो धमकी दी वो इजरायल के पसीने छुड़ा सकती है। हिजबुल्लाह ने न केवल हमास से कई बड़ा संगठन है, बल्कि उसे ईरान का पूरा समर्थन मिलने का दावा भी किया जाता है। माना तो यह भी जाता है कि ईरान के पास जो खतरनाक हथियार मौजूद हैं, हिजबुल्लाह उन्हें भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में इजरायल के खिलाफ उतर गया तो उससे निपट पाना इजरायल की सेना के लिए आसान नहीं होगा। इसी वजह से लेबनान की सीमा पर चल रही लड़ाई के बाद भी इजरायल ने कभी खुलकर हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही अपनी दक्षिणी सीमा पर हमास से जंग में उलझा हुआ है, जिसमें भारी हथियारों के साथ सैकड़ों सैनिक तो मौजूद हैं ही, उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों ने भी वहां मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन इसके बाद भी इजरायल हिजबुल्लाह के खतरे को हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह उसकी सेना पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। जबालिया शरणार्थी कैंप पर हमले के बाद तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल के लड़ाकू विमान को ही निशाना बना डाला। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा के अंदर से उसके लड़ाकू विमान पर एक मिसाइल दाग दी। हालांकि इजरायल का लड़ाकू विमान इस हमले में बच गया, जिसके बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह के उस ठिकाने पर भारी गोलाबारी करने का दावा किया जहां से मिसाइल छोड़ी गई थी। हालांकि इस बात की जानकारी इजरायल ने नहीं दी कि उसके हमले में हिजबुल्लाह को कितना नुकसान उठाना पड़ा। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह 7 अक्टूबर के बाद पहली बार दुनिया के सामने आकर भाषण देगा, क्योंकि इजरायल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद अब तक हिजबुल्लाह चीफ ने जंग पर कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया, और जंग शुरू होने के बाद वो पहली बार दुनिया के सामने आने वाला है, जिससे इजरायल के लिए खतरे की बड़ी घंटी बज सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह को हमास से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने दुनिया के सामने आने के लिए जुमे का दिन चुना, जिसका सीधा कनेक्शन हमास की धमकियों से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद आए हर जुमे के दिन हमास ने इजरायल पर बड़े हमले की धमकी दी है, जिससे जंग के और भयंकर होने का खतरा बढ़ गया। क्योंकि इस जुमे पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह दुनिया के सामने आएगा और इजरायल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कोई सार्वजनिक बयान देगा। हमास से जूझ रहे इजरायल के सिर पर एक और मुसीबत आ सकती है। वैसे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह अब तक चुप रहा है और उसने इजरायल और हमास की जंग शुरू होने के बाद कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अचानक खबर आई कि वो टेलीविजन पर भाषण देगा, और इस खबर ने इजरायल और अमेरिका समेत पूरे पश्चिम एशिया में उथल पुथल मचा दी, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास और PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं ने कुछ दिन पहले ही लेबनान में मुलाकात की थी। लेबनान के मीडिया ने दावा किया कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने हमास के नेताओं से मुलाकात की थी। हसन नसरल्लाह की PIJ के नेताओं से भी मुलाकात हुई थी और तीनों संगठनों ने इजरायल को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली थी। पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों पर अमेरिका की पकड़ कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि गाजा पर हमले के बाद उन्होंने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि हमास के अंत के नाम पर इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी पर इतने बम बरसाए कि हजारों मासूम लोगों की जान चली गई, जिससे पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश इजरायल और अमेरिका पर भड़क गए। दुनिया दो टुकड़ों में बंटती दिखी, क्योंकि ईरान ने मुस्लिम देशों के गुस्से की आग में घी डाल दिया। रही से कसर उसने हमास और हिजबुल्लाह के जरिए पूरी कर दी। 7 अक्टूबर के बाद तो कोई भी शुक्रवार ऐसा नहीं बीता जब हमास ने इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील न की हो। इजरायल गाजा पर अटैक नहीं रोक रहा और अब तो उसने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का ट्रेलर भी दिखा दिया है, जिसकी वजह से इजरायल के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाकों की तिकड़ी हमला कर रही है, और इसीलिए उस शुक्रवार को इजरायल पर बड़ा खतरा आने की आशंका है। क्योंकि हमास शुक्रवार को मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में है, जिसमें ईरान उसका खुलकर साथ दे रहा है। और अब तो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह भी मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिसके लिए उसने भी शुक्रवार यानी जुमे का दिन ही चुना। यानी इस शुक्रवार पर इजरायल पर बड़ा वार होने का खतरा है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के अलावा हूथी लड़ाके भी इजरायल को धमका रहे हैं। गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों पर आसमान से बम, रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर रहा है, ताकि हमास का सफाया किया जा सके। लेकिन इस चरमपंथी संगठन के चीफ इस्माइल हनिया का दावा है कि इजरायल अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हमास से जीत नहीं पाएगा, क्योंकि गाजा पट्टी में हमास ने इजरायल को घुटनों पर लाने की बड़ी तैयारी कर रखी है।
इस्माइल हानिया का दावा है कि अगर इजरायली सेना गाजा पट्टी में मौजूद उसके गढ़ में दाखिल हुई तो वहां से इजरायल का एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं जाएगा। मतलब हमास के मुखिया ने सीधे सीधे इजरायल की ताकतवर सेना को ललकार दिया। जंग के करीब 4 हफ्ते बाद बाकायदा उसने एक वीडियो जारी कर 7 अक्टूबर को हुए हमले को हमास की जीत बताया। इस्माइल हानिया का दावा है कि हमास के खूंखार और बेरहम लड़ाकों के आगे इजरायल की हाईटेक सेना टिक नहीं पाएगी। हालांकि इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी में अपना जमीनी अभियान शुरू कर दिया है और हमास के ठिकानों और उसके कमांड सेंटरों पर ताबड़तोड़ बमबारी करने में जुटी है। पिछले कुछ दिनों में इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी में घुसकर कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना की सर्जिकल स्ट्राइक में हमास को काफी नुकसान पहुंच रहा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से इस चरमपंथी संगठन का मुखिया इस्माइल हानिया बौखलाया हुआ है। इजरायल और हमास एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, लेकिन हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया का दावा है कि जंग में इजरायल की सेना बुरी तरह हार रही है, जिसे छिपाने के लिए इजरायल गाजा पट्टी में नरसंहार कर रहा है और इसके लिए वो निहत्थे लोगों पर बमबारी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा, जिससे गाजा पट्टी में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अपने वीडियो में इस्माइल हानिया ने गाजा पट्टी के मौजूदा हालात का जिक्र किया। उसने आरोप लगाया कि 7 अक्टूबर के बाद इजरायल की तरफ से की गई घेरेबंदी की वजह से गाजा पट्टी में भयानक मानवीय संकट खड़ा हो गया है। 1989 में तीसरी बार इस्माइल हानिया को इजरायल ने गिरफ्तार किया था और उस दौरान उसे 3 साल तक जेल में रहना पड़ा था। लेकिन दावा किया जाता है कि ये 3 साल हानिया के लिए काफी अहम साबित हुए, क्योंकि जब हानिया को छोड़ा गया तो उसे हमास के कई बड़े नेताओं के साथ लेबनान भेज दिया गया था। उसी दौरान उसने हमास को और करीब से जाना। 1 साल बाद जब वो गाजा पट्टी लौटा तो उसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा का प्रमुख बना दिया गया था। हमास के तमाम बड़े नेता और कमांडर बैठक कर रहे थे। उस दौरान वहां हमास का चीफ शेख अहमद यासीन के साथ इस्माइल हानिया भी था। तभी वहां इजरायल की सेना की तरफ से एक बड़ा धमाका किया गया था, जिसका मकसद हमास के तमाम बड़े नेताओं को एक साथ मार गिराने का था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के हमले में हमास के सारे नेता जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन यासीन व्हील चेयर पर होने की वजह से हिल तक नहीं पाया था। 2007 में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने हानिया को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन हानिया ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और गाजा पट्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखी थी। और तो और वो वहीं से अपनी सरकार भी चला रहा था। जिसके बाद 2013 में उसे हमास का डिप्टी चीफ बना दिया गया। इसके 4 साल बाद 2017 में हमास के फैसले लेने वाली शूरा काउंसिल ने उसे इस चरमपंथी संगठन का चीफ बना दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास की कमान संभालने के बाद हानिया पहली बार 2019 में गाजा पट्टी से बाहर गया था और उस दौरान उसने कई देशों की यात्रा की और तभी से हानिया पश्चिम एशिया के देश कतर में रह रहा है। दोहा में हमास का एक राजनीतिक दफ्तर भी है जिसे कतर की सरकार सुरक्षा देती है। ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स के मुताबिक इस्माइल हानिया के पास $4 बिलियन यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। गाजा में कई संपत्तियों के अलावा कतर और अरब देशों में उसके कई होटल हैं जिन्हें उसके बेटे और दामाद संभालते हैं। हुथी लड़ाकों ने चौथी बार इजरायल पर धावा बोल दिया और तो और इजरायल पर अपने हमलों का सबूत पेश करने के लिए यमन के विद्रोहियों ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक के बाद एक खतरनाक मिसाइलें ताबड़तोड़ लॉन्च होती दिखी। मिसाइलें खत्म हुई तो धड़ाधड़ ड्रोन चलने शुरू हो गए। लॉन्च साइट पर हुथी लड़ाकों ने यमन के झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा दिखाकर उसके लिए अपनी दोस्ती की मिसाल पेश करने की कोशिश की, क्योंकि इजरायल के हमास से जंग के ऐलान के बाद हुथी विद्रोहियों ने भी ऐलान कर दिया था कि अगर अमेरिका लड़ाई में कूदा तो यमन से भी इजरायल पर वार होंगे। अमेरिका ने इजरायल का हौसला बढ़ाने के साथ उसे हथियार तक दे दिए, इसलिए हुथी लड़ाके भी मैदान में उतर आए। हुथी विद्रोहियों ने इस वीडियो के साथ दावा किया कि ये वो मिसाइलें और ड्रोन हैं जिन्होंने इजरायल से गाजा का बदला ले डाला। हालांकि ये साफ नहीं किया गया कि ये वीडियो उनके इजरायल पर पहले हमले का है, दूसरे का या तीसरे का। इन हुथी लड़ाकों के वीडियो पर इजरायल भी चुप नहीं बैठा। हुथी विद्रोहियों ने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइलें गिराने का वीडियो जारी किया तो इजरायल ने उन्हें मार गिराने का वीडियो पेश कर दिया, ताकि यमन के लड़ाकों को दिखाया जा सके कि इजरायल की ताकत के आगे वो पस्त हैं। इजरायल के जारी किए वीडियो में उसकी सेना हुथी विद्रोहियों की मिसाइलों के परखचे उड़ाती नजर आई। वीडियो में इजरायल का एक F-35I फाइटर जेट यमन से चली मिसाइल को ढेर करता दिखा, मगर अपने वीडियो को जारी करने के साथ हुथी लड़ाकों ने इजरायल पर ड्रोनों की बारिश भी कर दी और 2 टूक कह दिया कि जब तक गाजा पर इजरायल के हमले नहीं रुकेंगे तब तक इजरायल पर हुथी हमले करते रहेंगे। हुथी लड़ाकों ने दावा किया कि उनके ड्रोन अटैक ने इजरायल के एलट शहर के भी आगे तक तबाही मचाई। एलट शहर लाल सागर के किनारे पर है, जहां इजरायल का बंदरगाह भी है। इजरायल ने अब तक इस चौथे हमले पर कुछ नहीं कहा है,
जबकि हूथी लड़ाकों के पिछले हमलों को लेकर वो ताल ठोक कर उन्हें नाकाम करने का दावा कर चुका है। ताजा ड्रोन अटैक से ठीक एक दिन पहले भी इजराइल पर यमन से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें चली थी। तब इजराइल ने एक बैलिस्टिक और 2 क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का बयान जारी किया था। मगर इस ड्रोन अटैक पर इजराइल ने कोई बयान जारी नहीं किया, इसलिए इजराइल की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही। मगर इजराइल के एक्शन ने उसके इरादे जता दिए। इजराइल ने एलर्ट शहर में लाल सागर में अपनी मिसाइल बोट ही तैनात कर दी, क्योंकि यमन से हवाई हमले इसी शहर को निशाना बना रहे हैं। खुद अमेरिका के जंगी जहाज भी लाल सागर में तैनात हैं, जिन्होंने 2 हफ्ते पहले ही हूथी विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया था। वैसे तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम यमन से चलने वाली मिसाइलों को धूल चटाने में माहिर है, मगर फिर भी इजराइल कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए उसने पानी में भी अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर ली। इजराइल और हूथी लड़ाकों की इस लड़ाई में सऊदी अरब फंसता नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल तो हूथी विद्रोहियों की शुरुआत से दुश्मन है। उनका नारा ही इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद है। इसलिए हूथी लड़ाके हमास के खिलाफ जंग को इस्लाम के खिलाफ लड़ाई कह रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यही बात सऊदी अरब को परेशान करने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब खुद एक बड़ा मुस्लिम देश है, जो खुद को दुनिया के कोने कोने में बसे मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर पेश करता है। लेकिन जब से इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए हैं और अमेरिका उसके पीछे खड़ा हुआ है, तब से सऊदी अरब के लिए ये मसला पेचीदा हो गया। और अब हूथी विद्रोहियों की सीन में एंट्री ने सऊदी अरब की मुसीबत और बढ़ा दी, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का पुराना साथी है, लेकिन अमेरिका के दूसरे दोस्त इजराइल को वो देश मानता ही नहीं। रही बात यमन की, तो जिन हूथी विद्रोहियों ने 9 साल पहले राजधानी सना पर कब्जा किया था, वो शिया हैं और उनके पीछे ईरान खड़ा है, जो कि खुद एक शिया मुस्लिम देश है। जबकि यमन का पड़ोसी सऊदी अरब सुन्नी मुसलमान है। ऐसे में वो अपने पड़ोस में ईरान के समर्थन वाले शिया विद्रोहियों का राज कैसे देख लेता? इसलिए 2015 में सऊदी अरब यमन से हूथी विद्रोहियों को भगाने के लिए लड़ाई में कूद पड़ा। इस वजह से सऊदी अरब और हूथी लड़ाके एक दूसरे के दुश्मन हैं। सऊदी अरब के लिए संकट यह है कि वो हूथी लड़ाकों के साथ खड़ा हो नहीं सकता और इजराइल के साथ दिखकर वो अपनी थू-थू नहीं करवा सकता। इजराइल की सेना ने एक बार फिर उसी जगह को निशाना बनाया जहां एक दिन पहले उसने भयंकर तबाही मचाई थी। और जबालिया के लोग उस हमले से संभल भी नहीं पाए थे कि उन पर एक बार फिर मिसाइलों की बारिश हो गई। ये हमला भी जबालिया शरणार्थी शिविर के आसपास के इलाकों को टारगेट कर किया गया। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के लड़ाकों को निशाना बनाकर यह कार्रवाई की, जिसमें कई लड़ाके मारे गए, लेकिन हमास ने इसे गलत बताया और दावा किया कि इजराइल ने एक बार फिर बड़ी संख्या में आम नागरिकों की जान ले ली। इस बीच जबालिया शरणार्थी शिविर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें राहत और बचाव के काम में जुटे लोग मलबे में दबे लोगों को निकालते दिखाई दिए। इस दौरान जो गंभीर रूप से घायल मिले, उन्हें लोगों ने हाथों से उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जहां लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली, वहां घायलों को ई-रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया गया। गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से को काफी नुकसान पहुंच चुका है। इजराइल के लगातार हमलों से वहां की सैकड़ों इमारतें तबाह हो चुकी हैं। और सबसे बुरा हाल तो गाजा के अस्पतालों का है, क्योंकि एक तरफ जहां लगातार हमलों में घायल हुए लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहां इलाज के लिए जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। लेकिन सीमाएं सील होने की वजह से इजराइल की तरफ से गाजा को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो मिस्र ने भी गाजा के नागरिकों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, जिससे वहां के हालात पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं। कई देश इजराइल पर जंग खत्म करने का दबाव भी बना रहे हैं। इस लिस्ट में दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना का भी नाम जुड़ गया, जिसने गाजा में इजराइल के हमलों की आलोचना की। और अर्जेंटीना ने जबालिया शरणार्थी शिविर पर हुए हमलों के लिए भी इजराइल को घेर लिया। उसके मुताबिक इजराइल की सेना ने इस शिविर पर हमला कर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। उसने गाजा में इजराइल के हमलों को तुरंत रोकने की भी मांग की। अर्जेंटीना वो देश है जहां पूरे दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा यहूदी समुदाय के लोगों की आबादी है, लेकिन इसके बावजूद उसने इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की याद दिलाकर इस जंग को खत्म करने की अपील की। हालांकि इसके साथ ही अर्जेंटीना के विदेश मंत्री ने बंधकों का भी मुद्दा उठाया और हमास से सभी बंधकों को छोड़ने की मांग कर दी। अर्जेंटीना से पहले दक्षिण अमेरिका के कई दूसरे देश भी इजराइल के खिलाफ अपना विरोध जता चुके हैं। एक दिन पहले ही बोलिविया ने इजराइल के साथ अपने सभी राजनयिक रिश्तों को तोड़ने का ऐलान किया और उसने भी गाजा में हमलों को रोकने की मांग की। एक दिन पहले बोलिविया ने इजराइल से अपने राजनयिक रिश्ते तोड़ लिए थे, जिसके बाद दक्षिण अमेरिका के 2 और देशों कोलंबिया और चिली ने भी इजराइल से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। यही नहीं, पेरू और मेक्सिको भी जबालिया शरणार्थी शिविर पर हुए हमलों को लेकर अपना विरोध जता चुके हैं। यानी दक्षिण अमेरिका में उन देशों की तादाद बढ़ती जा रही है जो पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनकी मांग है कि गाजा में आम लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए इजराइल इस जंग को खत्म कर दे। हालांकि इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके मुताबिक सीज फायर का मतलब होगा हमास के लड़ाकों के सामने सरेंडर करना।
इजराइल के जमीनी ऑपरेशन के बीच हमास ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसे देखकर इजराइल के सैनिक भी खौफ से भर गए होंगे, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें हमास के लड़ाके इजराइल की फौज पर आसमान से बम गिराते दिखाई दिए और बम जैसे ही जमीन पर गिरा, इजराइल के सैनिकों में भगदड़ मच गई। नेतन्याहू की सेना को कुछ समझ ही नहीं आया कि 5 सेकंड के अंदर ही उनके ऊपर आसमान से हमला कैसे हो गया। हमास की तरफ से जारी किए गए उस वीडियो में गाजा में इजराइल के कई सैनिक खड़े दिखाई दिए। सब कुछ उनके लिए ठीक चल रहा था, लेकिन तभी आसमान से हमास ने उन पर बम गिरा दिया, जिसके बाद इजराइल के सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने को मजबूर हो गए। हमास ने इस वीडियो को जारी कर यह दिखाया कि वो भी इजराइल की सेना पर आसमान से हमले करने में पीछे नहीं है। 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल की सेना गाजा में आसमान से जोरदार हमले कर रही है, लेकिन अब उसके सैनिक गाजा के अंदर घुसकर भी हमास पर हमले कर रहे हैं। इजराइल के सैनिकों ने गाजा में घुसते ही हमास के ठिकानों पर ऐसे हमले किए कि उनके कई ठिकाने तबाह हो गए। जमीनी ऑपरेशन के दौरान सैनिकों के ऊपर हुए हमले से इजराइल का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और इसीलिए इजराइल के सैनिकों को सिर्फ हमास के लड़ाकों की मौत ही दिखाई दे रही है। वो उनके खून के ऐसे प्यासे हैं कि बमों की बारिश करने के साथ ही जमीन पर तोप से भी हमले करने से पीछे नहीं हट रहे। इजराइल का एक एक सैनिक हमास के ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद करने के मकसद से गाजा में घुसकर हमले कर रहा। दिन हो या रात, आसमान और जमीन दोनों जगहों से इजराइल के सैनिक हमास के खात्मे के लिए पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। गाजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान इजराइल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने गाजा में हमास के एक और कमांडर को मार गिराया। बताया गया कि मोहम्मद एतजार नाम का वो कमांडर हमास की एंटी टैंक मिसाइलों की यूनिट का मुखिया था, लेकिन इजराइल की सेना के हमले से वो बच नहीं पाया। इजराइल की फौज के मुताबिक उसने उसके ठिकाने पर इतना बड़ा हमला बोला कि उसकी मौत हो गई। इजराइल ने हमास की एंटी टैंक मिसाइलों की यूनिट के कमांडर मोहम्मद एतजार को मारने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक जोरदार धमाका होता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने सबसे पहले मोहम्मद एतजार की सटीक लोकेशन का पता लगाया और फिर बम गिराकर उसके ठिकाने समेत उसे ढेर कर दिया। खबर है कि अपने कमांडर की मौत से हमास इतना ज्यादा आग बबूला हो उठा कि उसने भी इजराइल की सेना के एक बड़े अधिकारी को मौत की नींद सुला दी। बताया गया कि इजराइल के जिस अधिकारी को हमास ने अपने निशाने पर लिया, उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास के हमले से कई लोगों को बचाया था और इसीलिए वो हमास की हिट लिस्ट में शामिल थे। बीते कुछ दिनों में इजराइल की सेना का पूरा ध्यान गाजा में घुसकर जमीनी ऑपरेशन चलाने पर रहा है। इजराइल की फौज तेजी से गाजा में घुसते हुए हमास के ठिकानों को तहस नहस कर रही है, इसीलिए हमास भी पलटवार करने से पीछे नहीं हट रहा। खबर है कि इजराइल की सेना जब गाजा में हमास पर कहर ढा रही थी, तभी हमास के एक हमले में इजराइल की सेना के उस बड़े अधिकारी की जान चली गई। इजराइल की सेना ने जब से गाजा में जमीनी लड़ाई शुरू की है, तभी से उसे भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल की फौज के मुताबिक जमीनी ऑपरेशन के दौरान वो अपने 17 सैनिकों को गंवा चुका है। हमास के लड़ाकों ने यह चेतावनी दी कि उनकी सुरंगों से निपटना इजराइल के सैनिकों को भारी पड़ सकता है। गाजा में इजराइल के सैनिकों ने जमीनी लड़ाई तेज कर दी ताकि हमास के लड़ाकों का सफाया हो जाए, और इसी लड़ाई के बीच हमास ने इजराइल को चेतावनी देते हुए वो वीडियो जारी किया। सामने आए उस वीडियो में इजराइल की सेना पर हमास के लड़ाके सुरंगों से निकलकर हमले करते दिखाई दिए। वीडियो में सुरंगों से कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एक मिसाइल लेकर हमास का एक लड़ाका निकलता दिखाई दिया और दावा किया गया कि सुरंग से निकलकर उस लड़ाके ने सामने खड़े इजराइल के एक टैंक पर निशाना साधा और पल भर में उसे ध्वस्त कर दिया। इस तरह की एक और तस्वीर में जंगल में बनी एक सुरंग के अंदर से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इजराइल के एक दूसरे टैंक को नेस्त नाबूद कर दिया। बताया गया कि जंग के बीच सुरंग से हमले का ये वीडियो जारी कर हमास ने इजराइल को बड़ी धमकी दे डाली और दावा किया गया कि गाजा में ये सुरंगें हमास के लिए वरदान है। कई किलोमीटर तक बनी इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों ने पनाह ली। दावा यह किया गया कि इजराइल की सेना पर हमले करके हमास के लड़ाके इन्हीं सुरंगों में छिप रहे हैं और बताया गया कि इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इजराइल की सेना के मुताबिक इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों ने अपने रॉकेट और गोला बारूद का जखीरा छिपा कर रखा है। इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों के लिए खाने पीने की चीजों से लेकर उनकी जरूरत का हर सामान मौजूद है। हमास के सुरंगों का इतना लंबा नेटवर्क है कि उसे खोज पाना इजराइल की सेना के लिए मुश्किलों से भरा है। इसलिए इजराइल की सेना गाजा में छोटे छोटे जमीनी हमले कर रही है ताकि उनके जवानों को ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हमास की सुरंगों की वजह से इजराइल की सेना को जमीनी हमले में परेशानी हो रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जो इजराइल के लिए किसी खतरे से कम नहीं। दावे के मुताबिक गाजा पट्टी में हमास की सुरंगें 500 किलोमीटर से ज्यादा हैं,
जिनमें कुछ के दरवाजे दक्षिण में मिस्र की सीमा के पास खुलते हैं तो कुछ के दरवाजे उत्तर और पूर्व में इजराइल की सीमा के करीब खुलते हैं। सुरंगों पर हमले की प्लानिंग के साथ इजराइल ने हमास के एक नेता का वीडियो जारी कर उसकी पोल खोल दी। उस वीडियो में हमास के उस नेता ने यह दावा किया कि गाजा में मौजूद सभी सुरंगें उनके लड़ाकों की सुरक्षा के लिए, न कि गाजा के नागरिकों के लिए। जबकि हमास गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए लड़ने का दावा करता रहा है। सामने आए उस वीडियो में हमास के नेता ने एक सवाल के जवाब में बताया कि गाजा में मौजूद सुरंगें उनके लड़ाकों की सुरक्षा के लिए। इसके साथ ही हमास के उस नेता ने गाजा में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा का जिम्मा संयुक्त राष्ट्र को उठाने को कहा। इजराइल ने इस वीडियो के जरिए दावा किया कि हमास फिलिस्तीनियों का हमदर्द नहीं है। इजराइल पर 7 अक्टूबर से जारी कहर जल्द नहीं थमने वाला, बल्कि हमास का दावा है कि इजराइल पर हमला 4 गुना और बढ़ जाएगा, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि हमास की तरफ से किए जा रहे हमलों की वजह से इजराइल में कई और लोगों की जान जा सकती है। क्योंकि हमास ने सीधे शब्दों में यह कह दिया कि 7 अक्टूबर को हुए जिस हमले को इजराइल अपने खिलाफ सबसे बड़ा हमला मान रहा है, वैसे कई और हमले होने अभी बाकी हैं। और अब तो उसने डंके की चोट पर यह कह दिया कि ये लड़ाई थमने के बजाय और भीषण होगी। हमास ने सीधे सीधे शब्दों में ये चेतावनी दे दी कि जिस तरह से 7 अक्टूबर को इजराइल की जमीन थर्राई थी, उसी तरह से अभी एक के बाद एक कई और हमले होंगे। हमास के अधिकारी गाजी अहमद के मुताबिक हमास ने अपनी सुरंगों में इतना बारूद इकट्ठा कर लिया है कि वो चाहे तो 7 अक्टूबर जैसे 4 और हमले इजराइल पर कर सकता है। हमास इन हमलों की वजह से हुई मौतों के लिए इजराइल को दोषी बताने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास शुरुआत से ही इजराइल पर किए अपने हमले को अपने हक की लड़ाई बताता रहा है। और वो ये मानता है कि 7 अक्टूबर को जो भी हुआ वो फिलिस्तीन के लोगों पर इजराइल के ढाए कहर का पलटवार था। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल ने सालों तक फिलिस्तीन और खासतौर पर गाजा के लोगों पर जुल्म किए, जिसका बदला लेने के लिए ही हमास ने उस पर इतना बड़ा हमला बोला। और हमास ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू के इसी रवैये ने गाजा के लोगों के अंदर गुस्से का बारूद भरने का काम किया, जो 7 अक्टूबर को फट पड़ा। यह हमला इतना भयंकर था कि इजराइल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि हमास का दावा है कि एक रात में उसके करीब 3000 लड़ाके अपने पूरे दमखम के साथ इजराइल पर टूट पड़े थे। इस हमले के 25 दिन बाद हमास के कमांडर गाजी अहमद ने उस रात की प्लानिंग से पर्दा उठाया। जानकारी के मुताबिक हमास ने इजराइल को घुटनों पर लाने के लिए 3000 से ज्यादा लड़ाके तैनात किए थे, जिन्होंने इजराइल में उनका रास्ता रोकने वाले करीब 1500 लोगों को जान से मारने के साथ ही 500 लोगों को बंधक बना लिया था। अमेरिका ने 7 अक्टूबर के बाद से लगातार इजराइल का साथ दिया है और कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ा रहा और अपने सैनिक और जंगी जहाज इजराइल की मदद के लिए भेज दिए थे। लेकिन जंग के 27वें दिन बाइडेन से जंग को कुछ समय के लिए रोकने की बाइडेन ने सलाह दी है, जिससे हमास के अंत के लिए गाजा में तबाही मचा रहे इजराइल को झटका लग सकता है। क्योंकि बाइडेन के सुर अचानक बदले बदले नजर आए, क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान बाइडेन ने बयान दिया कि उन्हें लगता है कि जंग में एक विराम की जरूरत है, जिससे उनका मतलब गाजा में फंसे लोगों को वहां से निकलने का समय देना है। इससे पहले गाजा के आम लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने पर भी अमेरिका नर्म रुख दिखा चुका है और इस बारे में बाइडेन ने 2 दिन पहले ही नेतन्याहू से बात भी की थी, जिसके बारे में बाइडेन ने 1-2 नहीं बल्कि 200 लोगों के कार्यक्रम में खुलकर बात की। छोटे से युद्ध विराम का सुझाव दिया जब कार्यक्रम के दौरान लोगों ने उनके सामने युद्ध विराम के नारे लगाए, जिसके बाद बाइडेन ने बयान दिया कि वो पश्चिम एशिया की भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में वहां रहने वाले मुस्लिम और यहूदी समुदाय के लिए कठिन है। माना जा रहा है कि बाइडेन के सुर इसलिए बदले क्योंकि अमेरिका में कई संगठन और नेता गाजा में इजराइल की बमबारी से नाराज हैं और इसे ही बाइडेन के सीज फायर पर बदले सुर की वजह माना गया, क्योंकि खबर है कि अमेरिका के कुछ मुस्लिम नेताओं और अरब अमेरिकन ग्रुप के सदस्य बाइडेन से नाराज हैं और उन्होंने मांग की कि बाइडेन गाजा में सीज फायर के लिए तुरंत कदम उठाएं। उन्होंने शर्त रखी कि अगर बाइडेन ने उनकी बात नहीं मानी तो 2024 के चुनाव के लिए उनको मिलने वाली फंडिंग बंद कर दी जाएगी। साथ ही वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट भी नहीं देंगे। पिछले कुछ दिनों से वो पसोपेश में नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां उसका पुराना दोस्त इजराइल है, दूसरी तरफ मुस्लिम देश है, जिसकी वजह से उसकी परेशानी बढ़ सकी, क्योंकि इजराइल किसी कीमत पर जंग नहीं रोकना चाहता, क्योंकि वो हमास की जड़ से खत्म करना चाहता है। और 2 दिन पहले ही नेतन्याहू ने खुलकर गाजा में सीज फायर से इनकार कर दिया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र समेत पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश सीज फायर के लिए इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। और इस चक्कर में अमेरिका भी पिस गया, क्योंकि हमास से जंग में अमेरिका इजराइल के साथ है। उसने कदम कदम पर अपने इस दोस्त का साथ दिया, उस तक हथियार पहुंचाए, लेकिन जंग के बीच पश्चिम एशिया में समीकरण बदलने लगे और अमेरिका के कट्टर दुश्मनों
चीन, ईरान और रूस का इस जंग में दखल बढ़ गया। वो खुलकर गाजा में जंग रोकने की मांग करने लगे। पश्चिम एशिया में खेमेबंदी शुरू हो गई और लगने लगा कि अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है। और बात तो तब बढ़ गई जब इस मुद्दे पर बाइडेन का अमेरिका में ही विरोध होने लगा, जिसके बाद बाइडेन ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री भी सक्रिय हो गए। क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक बार फिर पश्चिम एशिया का दौरा करने की तैयारी कर ली और हमास से जंग शुरू होने के बाद तीसरी बार इजराइल जाने का फैसला किया। यही नहीं, ब्लिंकन इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन भी जाने वाले हैं। वो भी ऐसे समय में जब जॉर्डन ने इजराइल से अपना राजदूत वापस बुला लिया और इजराइल से बोल दिया कि जंग रुकने के बाद ही दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे। चीन और रूस इसका फायदा उठा रहे हैं और ईरान तो खुलकर अमेरिका से झगड़ा मोल ले रहा है, जिसने 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे बाइडेन की परेशानी बढ़ा दी। क्योंकि अमेरिका में अरब मुसलमानों के एक संगठन के कराए एक सर्वे में सामने आया कि अमेरिका में बसे मुसलमान बाइडेन से बहुत ज्यादा नाराज हैं, जबकि पिछले चुनाव में अमेरिकी मुसलमानों ने बाइडेन को बढ़ चढ़कर वोट दिए थे। लेकिन अरब मुसलमानों के एक संगठन के एक सर्वे से पता चला कि अमेरिकी अरब मुसलमानों का मन बाइडेन से उठ चुका है। वो बाइडेन के इजराइल का बढ़ चढ़कर समर्थन करने से नाराज हैं और उनका कहना है कि अगर बाइडेन ने गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले नहीं रुकवाए तो राष्ट्रपति चुनाव में उनका वोट बाइडेन को नहीं मिलेगा। अमेरिका की न्यूज कंपनी पॉलिटिको ने खबर छापी कि जो अमेरिका जंग में इजराइल के पीएम के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा है, वो खुद मान रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री के दिन लदने वाले हैं। दावा किया गया कि यह चेतावनी खुद बाइडेन ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को पिछले महीने ही दे दी थी, जब बाइडेन इजराइल का समर्थन करने के लिए खुद इजराइल पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर नेतन्याहू के गले लगकर उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया था। लेकिन अब खबर आई कि अपने उस दौरे के वक्त बाइडेन नेतन्याहू को उनकी कुर्सी जाने की चेतावनी देकर गए थे। उन्होंने नेतन्याहू से साफ कह दिया था कि जंग की वजह से उनका इजराइल का प्रधानमंत्री बने रह पाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने जो जो सबक सीखे हैं उनकी लिस्ट बना लें ताकि उन्हें अगले प्रधानमंत्री को दे सकें। अमेरिका को एक डर यह भी है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू गाजा की जंग को और भड़का सकते हैं। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू पर स्टडी करने वाले एक मनोवैज्ञानिक ने भी माना यह मुमकिन है, क्योंकि नेतन्याहू इजराइल से ऊपर अपने निजी हित रखते हैं और अपने हाथ में सत्ता रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए पिछले महीने हमास के हमले के तुरंत बाद उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया था, ताकि इजराइल के आक्रामक तेवर दिखाकर पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी से हटाया जा सके। हुआ भी वही, हर जगह इजराइल के एक्शन के चर्चे होने लगे और उसकी नाकामी की खबर को उतनी तवज्जो नहीं मिली। नेतन्याहू ने हमास को मिटाने के लिए गाजा के ऊपर इतने बम गिरवाए कि इजराइल के साथ अमेरिका तक पर उंगली उठने लगी। हमास के पाताल लोक तक पहुंचने का रास्ता इजराइल की फौज के लिए साफ हो जाएगा। इजराइल की फौज के निशाने पर सेंट्रल गाजा का शिफा अस्पताल बताया जा रहा है और उसके नीचे छिपे हमास के लड़ाकों तक पहुंचने के लिए इजराइल की फौज एक बड़े प्लान पर काम कर रही है। हमास के लड़ाकों के अंत के लिए इजराइल गाजा के कई अस्पतालों पर बम बरसा चुका है। इजराइल की फौज अब बड़े बड़े जहाजों को फ्लोटिंग अस्पतालों में बदलने की योजना पर काम कर रही है, यानी पानी के ऊपर तैरते हुए अस्पताल बनाने की योजना है। हमास समेत पश्चिम एशिया के चरमपंथी संगठनों से अमेरिका को नजर हटाना भारी पड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 2001 में अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले से पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी हमास समेत कई संगठनों पर नजर बनाए हुए थी। अल-कायदा की वजह से अमेरिका की नजर हमास और हिजबुल्लाह समेत पश्चिम एशिया के कुछ चरमपंथी संगठनों से हट गई थी, क्योंकि अमेरिका का मकसद आतंकी संगठन अल-कायदा को खत्म करने का था। और इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने यह भी साफ कर दिया कि उसकी धमकी को हल्के में लेने की भूल इजराइल को भारी पड़ सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह दिए गए वक्त में हमला नहीं रोकने पर इजराइल पर भीषण हमला बोल सकता है। हिजबुल्लाह ने न केवल हमास से कई बड़ा संगठन है, बल्कि उसे ईरान का पूरा समर्थन मिलने का दावा भी किया जाता है। माना तो यह भी जाता है कि ईरान के पास जो खतरनाक हथियार मौजूद हैं, हिजबुल्लाह उन्हें भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें भारी हथियारों के साथ सैकड़ों सैनिक तो मौजूद हैं ही, उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों ने भी वहां मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन इसके बाद भी इजराइल हिजबुल्लाह के खतरे को हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह उसकी सेना पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। इन हूथी लड़ाकों के वीडियो पर इजराइल भी चुप नहीं बैठा। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें गिराने का वीडियो जारी किया तो इजराइल ने उन्हें मार गिराने का वीडियो पेश कर दिया, ताकि यमन के लड़ाकों को दिखाया जा सके कि इजराइल की ताकत के आगे वो पस्त हैं।
इजराइल ने अब तक इस चौथे हमले पर कुछ नहीं कहा है, जबकि हूथी लड़ाकों के पिछले हमलों को लेकर वो ताल ठोक कर उन्हें नाकाम करने का दावा कर चुका है। ताजा ड्रोन अटैक से ठीक एक दिन पहले भी इजराइल पर यमन से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें चली थी। इजराइल और हूथी लड़ाकों की इस लड़ाई में सऊदी अरब फंसता नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल तो हूथी विद्रोहियों की शुरुआत से दुश्मन है। उनका नारा ही इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद है। इसलिए हूथी लड़ाके हमास के खिलाफ जंग को इस्लाम के खिलाफ लड़ाई कह रहे हैं। इजराइल की सेना ने एक बार फिर उसी जगह को निशाना बनाया जहां एक दिन पहले उसने भयंकर तबाही मचाई थी। और जबालिया के लोग उस हमले से संभल भी नहीं पाए थे कि उन पर एक बार फिर मिसाइलों की बारिश हो गई। ये हमला भी जबालिया शरणार्थी शिविर के आसपास के इलाकों को टारगेट कर किया गया।